नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। अब तक आपने रूल 70-72 रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 5 पार्टों को देख चुके हैं। ये 6वां पार्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। दोस्तों, इसमें उन्हीं प्रश्नों को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम रिलेटेड से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो भी आप लोगों के मित्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट आए आपको उसको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे के किस धारा के अनुसार किसी माल की खुली सुपुर्दगी दी जाती है? रेलवे एक्ट से संबंधित है ये, यहाँ पे एक्ट टाइप होने में मिस हो गया है। रेलवे एक्ट के किस धारा के अनुसार किसी माल की खुली सुपुर्दगी दी जाती है? अकॉर्डिंग द विच सेक्शन ऑफ द रेलवे ओपन डिलीवरी ऑफ एनी गुड्स इज गिवन। तो ये सेक्शन 81 होगा। खुली सुपुर्दगी रेलवे एक्ट की धारा 81 में बताया गया। इज राइट आंसर सेक्शन 81। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गलत है? यहाँ कुछ लाइनों के बारे में दिया गया है जो मीटर गेज, ब्रॉड गेज और छोटी लाइन होती है नैरो गेज। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ऑल एबव इज करेक्ट, राइट आंसर। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर, 1.000 मीटर, 0.762 मीटर इज राइट आंसर। ऑल एबव इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित? तो ये 4 है, राइट आंसर इज 4 है। तीसरा प्रश्न का उत्तर 4 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये 51A में बताया गया है। 51A इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भ्रष्टाचार पर नज़र रखने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से कौन सी संस्था है? नेशनल लेवल पे पूछ रहा है। तो संस्था सीबीआई भी है जो कि भ्रष्टाचार पर नज़र रखती है, ये राष्ट्रीय स्तर की है। और दूसरा ऑप्शन है सीवीसी, ये भी है, ये भी इज राइट आंसर। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन लोकपाल है। लोकपाल भी एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार पर नज़र रखती है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है। और एक नज़र इसे देखते हैं कि सीबीआई का गठन किस सन में हुआ। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका गठन 1963 में हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है सीवीसी। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका गठन 1964 में हुआ था। लोकपाल का 2013, सबसे बाद में लोकपाल का हुआ है 2013 में। ऑल एबव ये तीनों संस्था जो है भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, जो कि नेशनल लेवल की है। तो इज राइट आंसर ऑल एबव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि कोई लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई धन या इनाम कर्तव्य के बदले लेता है। मान लीजिए आप लोक सेवक हैं, किसी कर्तव्य के बदले आप किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी पर्सन से आप उस कार्य के बदले कोई पारिश्रमिक लेते हैं, जो कि आपका वेतन तो एक लीगल हो गया, अनलीगल तरीके के कुछ पैसे लेते हैं, कुछ इनाम के रूप में लेते हैं उस कार्य के बदले, कर्तव्य के बदले। तो आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दोषी होंगे और आपको सज़ा दी जाएगी। तो न्यूनतम सज़ा कितनी होती है? अधिकतम तो उसमें 7 ईयर्स है। न्यूनतम सज़ा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है। और फाइन साथ ही साथ जुर्माना है। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना न्यूनतम होगा, अन्यथा 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को अवैध साधनों द्वारा किसी कर्तव्य के बदले रिश्वत देता है। ये समझिए कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। तो रिश्वत देने वाला किस धारा के तहत दोषी होता है? तो सेक्शन 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सेक्शन 8 के अंतर्गत वो भी दोषी होता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि अधीन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के अधीन दोषी कौन होगा? क्या पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, या दूसरा पर्सन व्यक्ति, या दोनों? तो बहुत तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों दोषी होंगे। जो परितोषण लेगा, अर्थात अवैध साधनों द्वारा जो कर्तव्य के बदले जो राशि लेगा, वो भी दोषी होगा और देने वाला भी दोषी होगा। अर्थात यहाँ व्यक्ति, पर्सन भी और पब्लिक सर्वेंट दोनों दोषी होंगे। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
यदि कोई व्यक्ति किसी एजेंसी द्वारा भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़वाने के लिए किसी को रिश्वत देता है तो वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा का दोषी है? 7, 8, 9 नॉट गिल्टी। देखिए, ये किसी भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़वाने के लिए कोई व्यक्ति जो है सीबीआई को जैसे फ़ोन कर दिया, किसी भी एजेंसी को जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए, जैसे लोकपाल हो गया, सीबीसी हो गई, सीबीआई हो गई, तो हमने फ़ोन कर दिया कि एक व्यक्ति हमसे कर्तव्य के बदले इतना धन मांग रहा है, तो क्या किया जाता है कि कुछ पैसे मतलब सीबीआई या उस एजेंसी के द्वारा कुछ पैसे जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, अन्यथा उस पैसे पे जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है उसके पैसे पे एक केमिकल्स लगा दिया जाता है, एक खास तरह का केमिकल होता है, फिर उसे देने के लिए हो जाता है, तो वो एक सेटिंग हो जाती है, इसलिए वो देने वाला व्यक्ति इस भ्रष्टाचार निवारण का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो पकड़वाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, तो नॉट गिल्टी होगा, कोई अपराध नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये क्लियर करिएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर। और देखिए दूसरा, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय हिंदी समिति और हिंदी सलाहकार समिति, ये सलाहकार समिति है और हिंदी समिति, दोनों में डिफरेंस है, तो आप एग्ज़ाम में जो है गलती मत करिएगा, आप ठीक तरह से इसे कंठस्थ कर लीजिएगा कि हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर, मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। 11वां प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध असंज्ञेय होंगे, इस अधिनियम के किस धारा में बताया? देखिए, आरपीयूपी एक्ट के इस अधिनियम की धारा 5 में क्या बताया गया है? ये नहीं बताया गया कि आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत अपराध जो है असंज्ञेय होंगे, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि संज्ञेय नहीं होंगे। एक वाद है असम का जो कि बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध असंज्ञेय माने जाएंगे, अन्यथा इस अधिनियम के किसी भी धारा में ये मेंशन नहीं किया गया कि इसके अपराध असंज्ञेय होंगे, उसमें ये बताया गया कि संज्ञेय नहीं होंगे। तो नॉन ऑफ दीज यहाँ ट्रिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 ईयर्स का होता है, 3 वर्ष इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट के मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा किसी बंद मकान या दुकान की तलाशी बिना वारंट विशेष परिस्थिति में उक्त अधिनियम की किस धारा के तहत ली जाती है? तो देखिए, विशेष परिस्थिति में भी उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दी जाती है, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है? जो भी प्रोसीजर होता है वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के थ्रू तलाशी ली जाती है। इसमें कोई अलग से तलाशी के लिए क्या प्रक्रिया होगी वो नहीं बताएगा। तलाशी संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि 11 में बताए गए हैं, 10 में है तलाशी संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 10। आरपीयूपी एक्ट के मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा किसी बंद मकान की तलाशी वारंट विशेष परिस्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत ली जाती है, क्योंकि तलाशी संबंधित जो भी आवेदन होंगे वो धारा 10 के अंतर्गत ही होंगे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत की जाने वाली गिरफ्तारी में सीआरपीसी के किस धारा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, गिरफ्तारी में सीआरपीसी की धारा पूछ रहा है, ना कि आरपीयूपी एक्ट की। तो देखिए, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत जो भी गिरफ्तारी की जाएगी, सीआरपीसी के कुछ धाराओं का प्रोसीजर है। तो देखिए, 46 है, 48 है, 49 है। 46 क्या कहता है? 46 में भी है गिरफ्तारी से ही संबंधित है, 48 में भी गिरफ्तारी से संबंधित है, 49 में भी गिरफ्तारी से संबंधित है। तो यहाँ गिरफ्तारी में ही सीआरपीसी के किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो ये तीनों सेक्शन अप्लाई होते हैं। 46 भी आरपीएफ पे अप्लाई है, 48 भी अप्लाई है और 49, तीनों को फॉलो करके गिरफ्तारी करनी है। 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, किसी स्त्री के मामले में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, पुरुष के मामले में गिरफ्तारी। और 48 क्या है कि जैसे किसी अपराधी का पीछा आप कर रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, वो कहीं भी भागता है, किसी भारत के किसी भी स्थान पर चला जाता है, आप कहीं भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, 48 बताता है। 49 क्या है? अनावश्यक अवरोध नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसके आप हथकड़ी मतलब आवश्यकता से ज़्यादा उसे गिरफ्त में नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बीमार व्यक्ति है, आप जानते हैं कि बीमार है, उसे इतना हथकड़ी लगा दिए, आप पूरा हाथ पैर बांध दिए, ऐसे नहीं करना। कुछ कंडीशन दिए गए हैं 49 में। ऑल अबव इज करेक्ट, राइट आंसर ऑल अबव। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए संपत्ति के निस्तारण सीआरपीसी किस धारा के अनुसार की जाती है? तो संपत्ति के निस्तारण, जब भी कोई संपत्ति जब्त की जाती है तो उसका निस्तारण भी किया जाता है, तो सीआरपीसी किस धारा के अनुसार किया जाता है? तो देखिए, 451 या 452 के अंतर्गत किया जाता है। तो दोनों में क्या है? 451 में है कि जो विचारण चलता रहता है, जैसे किसी केस का फैसला नहीं हुआ होता है तो उस समय संपत्ति का निस्तारण जब होता है तो 451 में, 451 में किया जाता है। जब विचारण समाप्त हो जाता है तो 452 में किया जाता है। इज राइट आंसर।
16वां प्रश्न है, प्रत्येक जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट इज राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, जज ऑफ हाई कोर्ट भी नहीं। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 165 के अंतर्गत ली जाने वाली तलाशी में उक्त अधिनियम की धारा 100 के साधारण उपबंध लागू होंगे किस धारा में? देखिए 165 में तो सीआरपीसी की धारा 165 में क्या बताया है कि बिना वारंट तलाशी है। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि अगर हम बिना वारंट के चक्कर में पड़े, जैसे कि बल अधिकारी ये सोचते हैं कि वारंट ले लिया जाए, तब तक ऐसा संभावना है कि वह संपत्ति उस स्थान से हटाई जा सकती है जहाँ छिपा के रखा गया, तो उस कंडीशन में बिना वारंट भी तलाशी लिया जा सकता है। तो बताया गया है कि आरपीएफ बिना वारंट तलाशी लेगी, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या होगा? तो वो 165 के अंतर्गत 165 के अंतर्गत बिना वारंट किसी मकान या दुकान की तलाशी ली जा सकती है। लेकिन वहाँ पे एक उपबंध, साधारण उपबंध जो है 100 जो है सीआरपीसी का धारा 100 क्या बताता है? धारा 100 बताता है कि किसी बंद मकान या दुकान की तलाशी ली जाएगी तो 100 के कुछ कंडीशन होते हैं, उसको पालन करना होता है। तो उसी के बारे में कहते हैं 100 के भी उपबंध 165 के अंतर्गत ली जाने वाली तलाशी पे लागू होते हैं। तो किस पॉइंट में बताया गया? तो 165.4 में बताया गया। इस राइट आंसर 165.4। 18वां प्रश्न, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा समन की तामील कराई जा सकती है? देखिए न्यायालय किसी को भी समन तामीला कराने के लिए डिप्यूट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी अधिकारी को, न्यायालय से संबंधित किसी कार्य को, किसी भी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को, तो सीआरपीसी किस धारा में बताया गया है? तो ये 62 में, क्योंकि 61 में क्या है? प्रारूप है। ऐसे 63 क्या है? निगम और निगमित निकायों को कैसे समन। इसी तरह 64 भी है, कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता है। तो ये डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि चारों ऑप्शन को डेफिनेशन करने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रतिभूति अदा न करने पर कितनी अवधि तक का कारावास? देखिए कोई भी प्रतिभूति यदि अदा नहीं करता है तो जिस अपराध का दोषी होता है उस अपराध के कारावास से ही उसे दंडित किया जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि 1 ईयर का कारावास होगा, 2 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट होगा। इम्प्रिजमेंट मीन्स होता है कारावास, 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट होगा। अप टू इम्प्रिजमेंट पीरियड, उस अपराध के कारावास तक की अवधि तक। तो इस राइट आंसर, अपराध के कारावास की अवधि तक उसे क्या होगा? कारावास की सजा होगी, प्रतिभूति यदि अदा नहीं करता है तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग इस प्रश्न को टच कर चुके होंगे कि 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब होता है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, किस संबंध में दी जाती है? तो ये केवल संज्ञेय अपराध में, और संज्ञेय अपराध में कौन सा होता है? 155 में होता है, जिसे NCR बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं, NCR लिखते हैं। तो 154 में क्या होता है? केवल संज्ञेय अपराध में 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो इस राइट आंसर इनकॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली, केवल संज्ञेय अपराध में। 21वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता किस प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति छोटे अपराधों के लिए जुर्माना हाजिर हुए बिना डाक द्वारा जमा कर? देखिए जुर्माना यदि आप हाजिर नहीं होते हैं तो भी डाक द्वारा जुर्माना जमा कर सकते हैं। ये किस में बताया, कौन से सेक्शन में बताया गया? तो सीआरपीसी का एक सेक्शन है 206 में, 206 में बताया गया है कि आप यदि हाजिर नहीं होते हैं तो भी डाक द्वारा जुर्माना आप जमा कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, संक्षिप्त विचारण। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, विचारण होगा यहाँ पे संक्षिप्त विचारण, इसे विचारण रीड करिएगा। संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 मंथ्स होती है। इस राइट आंसर फ्लैश हो रहा है। 23वां प्रश्न है, किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाएगा जिसके कारावास की अवधि होगी। देखिए कोई ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा 2 वर्ष से अधिक है, उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध जैसे चोरी वगैरह के मैटर में दिया है कि जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये की चोरी कर लिया तो उसके लिए संक्षिप्त विचारण तो हो जाएगा, भले ही उसकी सज़ा 3 वर्ष है। जैसे 2000 रुपये तक की कोई चोरी कर लिया तो उसमें कुछ कंडीशन है। संक्षिप्त विचारण का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे डीपली तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ऐसे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाएगा जिसकी सज़ा जो है 2 वर्ष से अधिक है। तो ओवर 2 ईयर्स इज राइट आंसर, ओवर 2 ईयर्स। 24वां प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी के मोबाइल या कंप्यूटर का पासवर्ड है, देखिए मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़माना है इसलिए ये भी प्रश्न IT एक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस धारा का दोषी होता है जब वो कंप्यूटर का या मोबाइल का पासवर्ड हैक कर लेता है? तो किस धारा का? तो 66C का होता है, 66 के C का दोषी होगा। 25वां प्रश्न, सभी भारतीयों को सूचना का अधिकार होगा, सूचना के अधिकार अधिनियम में किस धारा में बताया गया है? तो ये धारा 3 में बताया गया है कि सभी भारतीयों को सूचना का अधिकार होगा। 26वां प्रश्न है, विशेषज्ञों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया? कुछ शब्दों के परिभाषा जो है 3 में भी है, लेकिन विशेषज्ञ की परिभाषा जो 45
क्योंकि विशेषज्ञ की राय भी यही मेंशन किया है, तो विशेषज्ञ को भी परिभाषित 45 में ही किया गया है। 27वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा गलत है? देखिए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी, ये गलत है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, 60 में है, ये सही है, राइट आंसर। स्वीकृति की परिभाषा भी किस में है? 17 में है। ये कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट से है? ये साक्ष्य अधिनियम से है। साक्ष्य अधिनियम में ये परिभाषित किए गए हैं, यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, साक्ष्य अधिनियम से संबंधित है ये। साक्ष्य अधिनियम में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, 60 में बताया गया है। और स्वीकृति की परिभाषा 17 में बताया गया, संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा की जाती है। राइट है कि संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा ही की जाती है। नीचे तीनों ऑप्शन राइट हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। तो इस राइट आंसर दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, 59 गलत है। देखिए, इंग्लिश में मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला रंग है, ये जो है रंग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 28वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट ट्रेन में पकड़ा जाता है तो साबित करने का भार व्यक्ति पर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार? तो देखिए, साबित करने का भार किस व्यक्ति पे होता है? जिसके पास टिकट नहीं होता है, बिना टिकट पकड़ा जाता है और विचारण के दौरान वो बताए कि हमारे पास टिकट नहीं था। अगर वो संस्वीकृति कर लेता है कि मेरे पास टिकट नहीं था तो ठीक है, नहीं करता है कि बोलता है यदि कि मेरे पास टिकट था, तो उसे ही साबित करने का भार होगा कि मेरे पास टिकट था, तो वो वही व्यक्ति साबित करेगा जो बिना टिकट पकड़ा गया है। तो ये बताया कि 106 आईपीसी नहीं, सीआरपीसी नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106। 29वां प्रश्न है, विषम परिस्थिति में यदि किसी महिला की गिरफ्तारी रात्रि में करनी हो तो किस श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी? तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इज राइट आंसर, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। देखिए, एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, इसका हिंदी में हम डेफिनेट कर रहे हैं हिंदी में, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एसडीएमए के कौन होते हैं? एन से नेशनल हो जाता है और एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। तो उसके जहां केंद्र में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, एआरटी का पूरा नाम क्या है? एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्घटना राहत गाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, रेल से संबंधित ही है। 32वां प्रश्न, ड्राई केमिकल पाउडर। देखिए, डीसीपी बोलते हैं, ये बीच में टाइप हो गया है। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 33वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष, ये दोबारा रिपीट हो गया। केंद्रीय हिंदी की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये लगभग आप लोग जान ही गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सलाहकार समिति के कौन होते हैं? संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर। 34वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ? तो कब गठन हुआ? तो 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ था। 35वां प्रश्न है, सन 1957 में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा संसदीय समिति का गठन हुआ? तो देखिए, समिति का गठन 344 के 4 से हुआ। इसका कर्तव्य किस में? 5 में बताया गया है। इसी तरह से 344(1) में आयोग का गठन है, 344 के 2 में कर्तव्य बताया गया है। ये सीरियली है। 36वां प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत सभी तलाशियां और गिरफ्तारियां सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, किस धारा में उल्लेखित है? तो ये धारा 11 में दिया गया है कि तलाशी और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो उसी में सीआरपीसी के उपबंधों के बारे में बताया कि सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार ही इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी तलाशी और गिरफ्तारी की जाएगी आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत, वो सीआरपीसी के कुछ सेक्शनों को अप्लाई होगा, उसके उपबंधों का प्रयोग करके किया जाएगा। तो इस राइट आंसर आरपीयूपी एक्ट की धारा 11। 37वां प्रश्न, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जांच न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, किस धारा में उल्लेखित है? तो ये 9 के 4 में है, पॉइंट 4 में। तो न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी किस? आईपीसी के अर्थ में 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। 38वां प्रश्न है, रेल संपत्ति के चोरी में गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ विचारण में सुसंगत तथ्य क्या माने जाए? सुसंगत तथ्य होंगे तो पूर्व दोष सिद्धि, ये भी सुसंगत होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पहले का पकड़ा गया व्यक्ति चोरी में के इल्जाम पकड़ा गया था, पूर्व दोष सिद्ध भी हो चुका है, तो एक तरह से सुसंगत तथ्य हो जाएगा कि ये तो चोर है, ये है, पहले भी चोरी किया था, तो ये सुसंगत तथ्य माना जाता है। मन की दशा, मन से भी समझ में आता है, मन की भाव क्या है, उसके मनोभाव से भी समझ में आ जाता है कि मतलब कि ये चोर हो सकता है, सुसंगत होता है, मन की दशा भी सुसंगत होता है। उसके पास चोरी की संपत्ति का होना, चोरी की संपत्ति रहेगी तो ये तो एकदम से सुसंगत है। और उपयुक्त मतलब ऑल इज वेब, राइट आंसर ऑल ऑफ द वेब। ये देखिए
39वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है तो उसके बदले शर्त बंध पत्र पर अधिरोपित की जाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जमानत पर छोड़ा जाता है तो बंध पत्र पर शर्त अधिरोपित करने का प्रावधान है। जो भी शर्त है, जो भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक्यूज को बताया जाता है। तो ये सेक्शन 441 में है, ये मेंशन किया गया सेक्शन 441 में, उसे अन्यथा जमानत आपकी रद्द कर दी जाएगी। 40वां है, क्या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाए तो षड्यंत्र कहलाता है? यस, षड्यंत्र है, राइट आंसर यस। 41वां प्रश्न, फुल फॉर्म ACW, तो क्रिमिनल विंग, कैरेज वैगन, क्राइम विंग, कैपलर ऑफ विंडो। तो इसका राइट आंसर क्राइम विंग। क्राइम विंग का मतलब होता है अपराध शाखा। 42वां प्रश्न है, मंडल और जोनल स्तर पर CIB किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा? Which administrative control will the CIB function at the divisional and zonal levels? तो कौन करेंगे? तो PCSC महोदय करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? PCSC। देखिए, 43वां प्रश्न है, यात्री सुरक्षा सेल की स्थापना RPF एक्ट के किस संशोधन के बाद की गई? तो ये 2003 के संशोधन के बाद की गई है। 1985 में क्या हुआ? संघ के सशस्त्र बल बनाए गए। 85 में भी संशोधन हुआ है। 85 में क्या हुआ? संघ के सशस्त्र बल घोषित किए गए हैं, कुछ सेक्शन भी जोड़े गए हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत उसे देख सकें। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, और हो सके तो नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगे उसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। रिवीजन अच्छे से करें, परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44वें प्रश्न पे। 44वां प्रश्न है, जिन सशस्त्र बल कर्मी को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है उसके परिवार को किस प्रकार का रेलवे पास मिलेगा? तो किस प्रकार का रेलवे पास मिलेगा? तो फर्स्ट क्लास ऑब्लिक सेकंड, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी एथराइज होंगे, ए क्लास, ए पास, AC पास होगा, वो मिलेगा। निम्न में से किस पास पर यात्रा विराम की अनुमति है? देखिए, ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास, स्पेशल अर्थात विशेष पास, स्कूल पास। ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास, सुविधा पास होता है। तो ड्यूटी पास जो भी होगा, तो आप एक जगह स्थायी ड्यूटी करेंगे तो मतलब ही नहीं बनता। प्रिविलेज पास है, सुविधा पास में जो हम लोग सुविधा पास लेते हैं, परिवार के साथ यात्रा करते हैं, तो उसमें ब्रेक जर्नी मिलता है। विशेष पास में ब्रेक जर्नी नहीं है, स्कूल पास में ब्रेक जर्नी का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रिविलेज पास अर्थात सुविधा पास। 46वां प्रश्न है, आधा सेट सुविधा पास की वैधता कितने महीने की होती है? जो फुल सेट की वैधता होती है वही आधे सेट की भी वैधता होती है, यानी कि 5 मंथ्स, 5 महीने। 47वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रजिस्टर सील चेक के प्रयोग में लाया जाता है? तो C12 है, C12 इज राइट आंसर, C12। 48वां प्रश्न है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के गेट को तोड़ना रेलवे एक्ट की किस धारा का अपराध है? तो देखिए, 160A में क्या है? 160A में खोलने के लिए दंड है और 160B में तोड़ने के लिए। तो यहाँ तोड़ रहा है तो किस धारा का दोषी होगा? 160B का होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 160B होगा, 160B, 160B राइट आंसर होगा। खोलने का 160A होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है, एक RPF बल सदस्य के द्वारा रेलवे पास के दिनांक को बदलकर यात्रा किया जाता है, वह रेलवे एक्ट किस धारा का अपराध करता है? तो 157 का अपराध करता है। देखिए, चाहे वो RPF के बल सदस्य हो, रेलकर्मी हो, या अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने पास जैसे MST वगैरह होता है, कोई भी रेल का MST बनवाया है, उस पर डेट को चेंज करके यात्रा करता है तो अनलीगल है, वो 157 में उसे पनिशमेंट मिलेगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में पेट्रोल लेकर सफर करता है, देखिए पेट्रोल क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। कैरोसिन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ लेकर ट्रेन में अनलीगल तरीके से सफर करता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो वो 164 का दोषी है, उसे 164 के अंतर्गत पनिशमेंट भी मिलेगा, जो भी मेंशन होगा पनिशमेंट। तो दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। अब अगला पार्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट होगा, 7 पार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।